हेलो, जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर आपके लिए लेकर आ रहा हूं कक्षा 10 की गणित हिंदी माध्यम में, जो हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मैथ्स के सभी जो वीडियो है, पूरे सभी जो प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो है और उदाहरण जो है वो सारे के सभी हम सीखेंगे एक एक करके क्लास में। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 से पहले का जो कॉन्सेप्ट था उन सबको सीखा, पढ़ा, समझा और उदाहरण करे हमने जितने भी उदाहरण थे। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो सोल्व करने वाले हैं। तो आप सभी पूरा फोकस करके वीडियो को देखें, समझे और सीखे, फिर प्रैक्टिस के साथ आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की यदि हम बात करें तो अभाज्य गुणनखंड कैसे हम करते हैं, कैसे सीखते हैं, हमने पढ़ा पीछे। तो हमने देखा कि सबसे पहले टू से हम डिवाइड करते हैं, दो दो का भाग देते हैं सबसे पहले, फिर हम दो के बाद तीन का भाग देते हैं, पांच का भाग देते हैं। मतलब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनका एक के अलावा कोई, जो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हो, उन संख्याओं को क्या कह देते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। तो जैसे हम एक ये जो पहला जो है 140, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दो से विभाजित करते हैं, दो का भाग जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। यदि ये एक सम संख्या है तो दो से विभाजित होगी, तो दो का भाग दिया, तो दो संते 14, तो ये 7, फिर ये 0, फिर से दो का भाग जा रहा है तो दो का भाग फिर दे दिया, ये कितना 3 और ये 5। अब 35, 35 किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 का भाग दिया तो 7 पंजे 35, कितना आएगा 7 आएगा। अब 7 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। तो जो 140 है आपके पास, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर, इसको लिखा मैंने 2 का स्क्वायर गुणा 5 की घात 1 और इंटू 7 के पावर 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड जो है 156, 156, इसके गुणनखंड करते हैं। देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो बताओ 156 सम संख्या है या विषम संख्या का, गुरुजी ये पहला जो डिजिट है वो 6 है, 6 एक सम संख्या है, तो ये भी पूरी एक सम संख्या है। तो सम संख्या तो दो से विभाजित होती है, तो दो से विभाजित करना चाहिए हमें। तो यदि आप इसमें दो का भाग देते हैं तो दो संते 14, 7, फिर एक शेषफल बचा एक और 6, तो दो अंटे 16, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब कितना बचा, 78। 78 एक सम संख्या है या विषम संख्या, 78 तो एक सम संख्या है। तो 78 किससे डिवाइड हो जाएगा, दो से डिवाइड हो जाएगा, दो का भाग जाएगा 78 में, क्योंकि 78 एक सम संख्या है। तो दो का भाग दिया, तो दो का भाग दिया तो दो तिया 6, एक 8, तो मतलब एक और 8, तो दो नमा 18, कितने 9, दो का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब 39 तो एक विषम संख्या है, क्योंकि इस 9 से पता चल रहा है हमें, तो 39 तो 2 से विभाजित ही नहीं होगी। फिर हमें किससे विभाजित करना चाहिए, हमें 3 से ट्राई करना चाहिए, 3 का भाग देना चाहिए। क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, तो 3 का यदि आप इसमें भाग देते हो तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और अब क्या बचा हमारे पास 13। 13 किससे विभाजित होगा, 13 13 से ही विभाजित होगा, क्योंकि 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। 13 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता ही नहीं, तो हम इसमें क्या, इसको किससे विभाजित करेंगे, 13 से, तो 13 एकम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके पास क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आपके पास
156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2 का स्क्वायर लिख दिया गुणा 3 गुणा 13 ये लिख दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला क्या है, 3825। 3825, देखो ये एक सम संख्या है या विषम संख्या? गुरुजी इसका पहला जो डिजिट है वो 5 है, तो ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 2 का तो इसमें भाग जाएगा नहीं, फिर हम 3 का भाग देते हैं। देखो तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 2 7 या 21, फिर 1 और 5, 1 और 5 तो 3 पंजे 15, कितना आया 1275। 1275। अब इसमें फिर से 3 का यदि हम भाग दें, तो 3 का यदि हम फिर से इसमें भाग देते हैं तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, फिर 1 5 तो 3 पंजे 15, कितना आया 425। अब इसमें यदि आप 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3 और फिर 1 12, 3 चौक 12, फिर 5 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 3 से तो विभाजित होगी नहीं ये संख्या। 3 से विभाजित नहीं होगी तो 3 के बाद हम अंक देखेंगे, इसका पहला जो अंक है वो 5 है, तो हम इसको 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 का यदि आप इसमें भाग दोगे तो 5 अंटे 40, फिर 2 5 तो 25, तो 55 25, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब फिर से इसमें 5 का भाग जा रहा है क्योंकि 85 है, तो 5 का फिर से आप इसमें भाग देते हो तो 5 एकम 5 और 3 5 35, 35 तो 7 पंजे 35, कितनी बार 7 बार। ठीक है, और अब 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 तो 17 से ही विभाजित होती है, तो किससे विभाजित करेंगे हम 17 से विभाजित कर देंगे। तो जो आपके पास संख्या थी 3825, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुई है आपके, 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार है तो 5 का भी स्क्वायर इंटू 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, पहले तो 2 का भाग देना है, फिर 3 का भाग देना है, फिर 5 का भाग देना है, 7 का भाग देना है, फिर इस तरह से भाग देते जाना आगे तक। ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिसका हम भाग दे रहे हैं वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। इसमें 4 का भाग नहीं देंगे, इसमें 6 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 4 6 ये अभाज्य संख्या ही नहीं है। ठीक है, और भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं, ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम यदि बात करें अगले फोर्थ टाइप वाले की, अगला जो है वो आपके पास है 5005। तो इसको विभाजित करें तो देखो मतलब 5005, तो पहला डिजिट 5, तो इसको 5 से विभाजित कर दो एक बार। ठीक है, तो 5 एकम 5, फिर ये 0 ये 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब 1001, अब 1001 किससे विभाजित होगा देखो, तो यदि आप 5 का तो भाग जाएगा नहीं, और 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, फिर 7 की बात करते हैं, तो 7 से विभाजित करके देखते हैं कि 7 एकम 7 और फिर 3 0, तो 7 चौक 28 और फिर 2 1, 7 या 21, हाँ 7 का भाग चल जाएगा। देखो तो 7 का यदि आप इसमें भाग देते हो तो 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 3 और फिर ये 0, तो 7 चौक 28, फिर 2 1, तो 7 या 21, कितना आ जाएगा 143। अब फिर से यदि इसमें 7 का भाग दे तो 7 दूनी 14 और 3 तो विभाजित ही नहीं होगा, फिर 7 का भी नहीं जाएगा। फिर हम यदि बात करें तो 11 की बात करते, 11 से विभाजित कराते, तो 11 एकम 11, फिर 3 11 33, हाँ 11 का चल जाएगा। देखो तो क्या जाएगा 11 एकम 11, फिर कितना बचा 3 3, 11 तिया 33, और फिर 13 तो 13 से ही विभाजित होता है, तो जो 5005 है आपके पास उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो और यदि फिफ्थ वाले के लास्ट वाले की हम और बात कर ले, कितना है 7 4 2 और 9, इसको यदि हम विभाजित कराते हैं तो पहले 2 का तो भाग इसमें जाएगा नहीं,
ठीक है। फिर हम 3 की बात करते हैं कि भाई 3 का भाग जाए या नहीं जाए। तो 3 का भाग कैसे चेक करते हैं? यदि इन संख्याओं का योग, इन अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इनका योग करके देखो, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 13 और 9 कितने हुए? 22। तो क्या 22 जो है वो 3 से विभाजित होता है क्या? नहीं गुरुजी, 7 या 21, 22 तो नहीं होता। तो 22 नहीं होता तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर यदि हम बात करें 5 की, तो 5 तो पहला डिजिट हमें या तो 5 चाहिए या तो फिर 0 चाहिए, तो 5 से भी विभाजित नहीं होगी। 5 के बाद यदि हम बात करें 7 की, तो 7 की भी बात करेंगे, 7 एकम 7, 7 उच्चगु 42, और फिर 7 एकम 7, ये 9 विभाजित नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। फिर यदि 11 का भाग देते हैं तो 11 छिगानी 66, फिर 4 4 8, मतलब 82, तो 11 7 77, और फिर 5 9, नहीं 11 का भी नहीं जाएगा। फिर यदि हम इसमें 13 का भाग दे, तो देखो यदि हम इसमें 13 का भाग देते हैं, यदि इसको हम 13 से विभाजित करते हैं तो 13 पंजे 65, तो 5 और 4 कितने? 9, और ये 2, तेरे 7 91, फिर ये 1 9, और 19, 19 तो 13 से विभाजित नहीं होता, तो 13 का भी भाग इसमें नहीं जा रहा। 13 के बाद हम बात करेंगे तो 17 की बात करेंगे। फिर अब 17 से विभाजित करते हैं, देखो 7 4 2 और 9, 17 का भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, फिर 4 और 2 कितने बच गए? 6, और ये 2, तो 17 तिया 51, फिर ये 1 1, और ये 9। तो अब 17, 17 छिगा 102, 17 सत्ते 119। हाँ, 17 का पूरा भाग जा रहा है देखो। तो इसको किससे विभाजित करोगे आप? 17 से विभाजित कर दोगे। देखो, तो यदि आप इसको 17 से विभाजित करते हो तो आपके पास आएगा क्या? 437। अब इसको फिर से यदि आप 17 से विभाजित करते हो तो 17 दूनी 34, फिर 6 3 9, 9 7 97, तो 97 तो 17 से विभाजित होता नहीं, तो ये संख्या जो है वो 17 से विभाजित नहीं होगी। फिर यदि हम बात करें 19 की, तो 19 का यदि हम इसमें भाग देते हैं तो 19 दूनी 38, कितना आया? 3 और 2 5, 5 और 7, तो 19 तिया 57। यदि आप इसमें 19 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? 23 आ जाएगा। और 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, जो 23 तो 23 से ही विभाजित होगी। तो जो आपके पास संख्या थी 7 4 2 9, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुई? 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट हो आप हमेशा नाम लिया करें, क्या? जय श्री राम। जिससे क्या है कि आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व करने में मतलब पॉजिटिव एनर्जी को आप फील करेंगे। तो इसलिए जैसे ही कोई भी क्वेश्चन खत्म हो, आप उस क्वेश्चन खत्म होने के साथ साथ एक बार नाम लिया करें, जय श्री राम। अब हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको कह रहा है कि जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उनके आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड से, ये हमने पढ़ा। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वो क्या होती है? एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। उसको हम क्या कह देते हैं? एलसीएम कह देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए। तो जो पहला है 26 और 93, तो एक एक करके 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 26 किससे विभाजित हो रहा है? 2 से, तो 2 से विभाजित हो रहा है तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 को 13 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
तो जो आपके पास 26 है, 26 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 13। और अब इसके बाद हम किसके अभाज्य गुणनखंड करें? 91 के। तो 91 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 91 के गुणनखंड करोगे तो 91 किससे विभाजित होगा? देखो 7 से विभाजित हो जाएगा। तो 7 का यदि आप भाग दोगे इसमें तो 7 एकम 7 और 2 1 7 या 21 और 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो जो 91 है वो आपके पास आया 7 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यदि हम बात करें देखो HCF की, तो HCF हम क्या जानते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो HCF बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? देखो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा? जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन जो गुणनखंड होता है उसे ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, जो दोनों में होता है। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो 13 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और 13 की घात कितनी है? न्यूनतम घात कितनी है? तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो एक और एक में न्यूनतम कौन सा होगा? एक ही होगा। तो 13 की पावर 1 मतलब 13 ही इसका क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। और यदि हम LCM की बात करें तो LCM की यदि हम बात करें, LCM क्या जानते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो LCM इक्वल्स टू, तो अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 है, तो 2 की अधिकतम घात, अकेले 2 ही मतलब एक ही घात है 2 की। और उसके बाद 13 है अभाज्य गुणनखंड, 13 की भी अधिकतम घात 1। और 7 है अभाज्य गुणनखंड, तो 7 की भी अधिकतम घात कितनी है? 1। अब इनको गुणा कर देंगे, तेरे साथ 91 और 91 दूनी 182। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 182। फिर आपसे और क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसकी भी आपको जांच करनी है। तो मतलब हम क्या जानते हैं कि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? तो ए गुणा बी हमने पता किया, तो ए गुणा बी हमारे पास कितना है? 26 गुणा 91। तो इन दोनों को यदि आप गुणा करते हो 26 और 91 को, तो 26 एकम 26, ये 2 और 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 23 और 234 और 2 236। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2366 आ जाएगा। क्या HCF और LCM, HCF इंटू LCM, इन दोनों को गुणा करने से भी यही आ रहा है क्या? तो देखो ये तो 13 है और एलसीएम कितना है? 182 है। तो इनको गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और तेरे साथ 91, तेरे अंटे 104, 104 और 2 106, हासिल की 10। 13 एकम 13 और 10 23। हाँ देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी 2326, ये भी 2326। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर है? आया समझ में? बोलो हाँ सर। चलो अब हम बात करें इसके सेकंड की। सेकंड वाला क्या है? देखो सेकंड वाला आपके पास है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। तो इनके सबसे पहले क्या करने चाहिए हमें? अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड यदि आप करते हो किसके? 510 के, तो 510 एक सम संख्या है, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, फिर 1 1, 2 पंजे 10, फिर 1 0, तो 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 255।
और अब तो ये दो से तो विभाजित होगी नहीं, तो तीन से विभाजित करते हैं। तो तीन, इनको जोड़कर देख लो, यदि इनका इनका योग, जो इन अंकों का योग यदि तीन से विभाजित होगा तो ये संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी। 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो 12 तीन से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। तीन का यदि आप इसमें भाग देते हो तो 8 तिया 24, फिर कितना, 1 5, तो 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा, 85। अब 85 तो तीन से भी विभाजित नहीं होगा, फिर ये किससे विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित होगा। तो यदि आप इसमें 5 का भाग देते हो तो 5 एकम 5, और फिर कितना बचा, 3 और 5, तो 3 और 5 35, तो 7 पंजे 35, तो कितना आ जाएगा, 7। और फिर 17, तो 17 से विभाजित होगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो जो आपके पास 510 है उसके भाज्य गुणनखंड क्या हुई, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर हम जो 92 है उस 92 के भी अभाज्य गुणनखंड करें, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से विभाजित किया तो कितना आ जाएगा, ये 4, और फिर 1 2 12, तो कितना आ जाएगा, 6 46। और अब फिर से ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 का फिर से भाग दोगे, 2, और ये 3, और 23 तो एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 तो 23 से ही विभाजित होगी, देखो क्या जाएगा, 1। तो आपके पास 92 जो है वो बराबर आया किसके, 2 गुणा 23 के। ये आपके पास 92 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए। अब हम क्या जानते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में हम जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसको, इस 92 को आप लिख दो एक बार, 2 का स्क्वायर गुणा 23 की घात 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, देखो, तो 2 की न्यूनतम घात, यहाँ तो 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो 1 और 2 में न्यूनतम कौन सा है, 1। तो मतलब 2 की घात 1, ये आपके पास एचसीएफ आया, देखो। और अब यदि हम एलसीएम पता करें तो एलसीएम हम क्या जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात 2 है, एक तो अभाज्य गुणनखंड, 2 की अधिकतम घात, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और फिर 3, 3 एक अभाज्य गुणनखंड है, 3 की अधिकतम घात कितनी, 1 ही है, फिर 5, और फिर 17, और फिर 23, तो इनको गुणा कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा, देखो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, ये 4 गुणा ये 15 गुणा, और इनको गुणा करोगे तो 17 तिया 51, 5, 17 दूनी 14, और 5 19, 17 तिया 51, और 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 17 तिया 51, 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने, 39, कितना आ जाएगा, 391। और अब इनको और मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम बराबर 15 चौक 60 गुणा 391। अब इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो, 0, और 6 एकम 6, 9 6 54, और 6 तिया 18, और 5 23, तो जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 23,460। इन दोनों संख्याओं 510 और 92 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, 23,460। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि आप और आगे बात करें इनके गुणनफल की, कि भाई ए गुणा बी बराबर, हम जानते हैं एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो ए और बी तो क्या है, 510 इंटू 92, ये बराबर होगा, एचसीएफ ये तो 2 है, और ये एलसीएम कितना है, 23,460। तो इन दोनों को आप गुणा करोगे और इन दोनों को आप गुणा करोगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। ठीक है, गुणा आप खुद से कर लेंगे। क्लियर है। अब इसका थर्ड वाला है 336 और 54। तो यदि इसको हम देखें,
एक तो है 336 और दूसरा है हमारे पास 54। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 के करते हैं पहले। 336 दो से विभाजित होगा, देखो सम संख्या है तो दो का यदि आप भाग दोगे, दो एकम दो, फिर एक तीन, छह दुनी 12, फिर एक छह, तो 8। फिर से दो का भाग देंगे तो ये 8 दूनी दो दूनी दो अंटे 16, और फिर ये 4। फिर से दो का भाग जाएगा तो ये 4 और ये 2। फिर से दो का भाग दोगे तो ये 2 और ये 1। फिर से 3 का भाग दोगे तो 7, और 7 में 7 का भाग दोगे तो 1। तो जो 336 है वो किसके बराबर आया? दो की तो कितनी घात है? 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 गुणा फिर 3 गुणा 7। ये आपके पास इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। और फिर यदि हम बात करें 54 की, तो 54 2 से विभाजित हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54। और 27 3 से विभाजित होगा तो कितना आ जाएगा? 9। फिर 9 भी 3 से विभाजित होगा, कितना आ जाएगा? 3। और 3 को 3 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 54 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हुए? 2 गुणा, और 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो 3 की घात क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब हम क्या जानते हैं? हम HCF जो है वो जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? दोनों में जो कॉमन है, एक तो दो है, देखो दो दोनों में है, तो दो की न्यूनतम घात कितनी है? उधर 4 है, इधर 1 है। तो HCF दो की न्यूनतम घात 1, भाई 4 और 1 में न्यूनतम कौन सा है? 1। और 3 भी तो उभयनिष्ठ है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो 3 की न्यूनतम घात वहां तो 1 है और इधर 3 है, तो 1 और 3 में कम कौन सा है? 1। तो ये 3 और 7 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 उभयनिष्ठ नहीं है। केवल इतना ही पार्ट जो है वो कॉमन है, वही उभयनिष्ठ है। तो 3 दूनी 6, तो HCF क्या आ जाएगा आपके पास? 6। एलसीएम कैसे पता करेंगे? एलसीएम हम पता कर क्या जानते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो अब ये देखो क्या आ जाएगा आपके पास? एलसीएम बराबर, एक तो दो है भाज्य गुणनखंड, दो की अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 है। 1 और 4 में अधिकतम कितना गुरुजी? 4। शाबाश। और फिर 3 है, 3 की अधिकतम घात कितनी गुरुजी? 3। 3 की घात 3। और एक 7 है, तो 7 की अधिकतम घात कितनी? 1। इनके अलावा दोनों में और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो LCM इक्वल्स टू, ये 2 की घात 4 तो कितना? 16, और 3 की घात 3 कितना? 9, और ये 7। या फिर LCM बराबर 16 नमा 144 गुणा 7। या फिर अब 7 से और गुणा करोगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। इन दोनों संख्याओं का कौन कौन सी? 336 और 54 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 1008। अब हम क्या जानते हैं? ए गुणा बी बराबर LCM इंटू HCF, ये हम जानते हैं। तो इसको वेरीफाई यदि हम कराते हैं, A गुणा B बराबर, A तो आपके पास है 336 और B आपके पास है कितना? 54। तो अब इनको आप गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? देखो 336 इंटू 54
इनको गुणा यदि आप करते हो, 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 से गुणा करवा दोगे, 6 पंजे 30 और 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, तो ये 4, ये भी 4, 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 1, देखो ये 4, ये 4, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 1, तो 18,144, तो ए गुणा बी आपके पास आया 18,144। अब आप एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लो, तो एलसीएम तो आपके पास है 1008 और एचसीएफ आपके पास कितना है, एचसीएफ आपके पास है 6, तो अब इन दोनों को गुणा कराते हो आप, तो 8 छगू 48 और ये 48, फिर ये 0, ये 6,6,48, ये इतना तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी, फिर इन दोनों को गुणा करने में मिस्टेक तो नहीं कर दी, या एलसीएम में तो मिस्टेक नहीं कर दी। जैसे 2 की घात 4 तो 16, 3 की घात, अच्छा 9 नहीं 27, ये 3 और आएगा यहाँ, भाई 3 की घात 3 का मतलब 27, 27 मतलब 9 गुणा 3, 9 तिया 27, तो इसको आप 3 से और मल्टीप्लाई कराओगे, फिर किसको, इसको 16 नवा 144 और 7 या 21, तो ये तो और ज्यादा बड़ा हो, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कराओगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये 8 या 24, ये 2, फिर ये 0 और ये 3, 3,024, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 3,024, और अब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये कितना, एक हासिल की, और 6 तिया 18, 18,144, हमें भी क्या चाहिए था, 18,144, क्लियर है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो, और दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमेशा बराबर आएगा, यदि कहीं पे ऐसे बराबर नहीं आ रहा, तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं कोई मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी, तो आप वापस जाएं और उस अपनी गलती को पकड़ें कि कहाँ मैंने मिस्टेक की, तो इसको आप चेक करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, यूं नहीं कि भाई हाँ इनको गुणा करने से इतना ही आएगा तो आ नहीं रहा फिर भी आप लिख रहे हैं, ऐसे नहीं करें, आप एक बार वापस जाएं और उसको देखें कि कहाँ मैंने मिस्टेक करी, क्लियर है, बोलो जय श्री राम। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको वही एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करो, देखो यदि दो संख्याएं हो या फिर तीन संख्याएं हो, बात कॉन्सेप्ट वही है, जो एचसीएफ आप निकालते हैं क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम का, तो यदि तीन आपको संख्याएं दी हुई है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड करो, और तीनों में देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, और उभय जो है उनकी न्यूनतम घात तो एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम में अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी अधिकतम घात को हम उसमें लेते हैं, तो जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करें हम, 12, तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो ये 2 का भाग दिया तो कितना 6, फिर से 2 का भाग दिया तो 3, 3 में 3 का भाग दिया तो 1, तो 12 जो है वो आपके पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर यदि हम 15 की बात करें,
तो 15 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 5, और 5 को 5 से विभाजित करेंगे तो 1। तो 15 जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 गुना 5। और फिर यदि हम बात करें 21 की, तो 21 3 से विभाजित होगा कितनी बार? 7 बार। 7 एकम 7, तो कितना आ जाएगा? 1। 21 बराबर 3 गुना 7, ये आ जाएगा। देखो अब हम क्या जानते हैं, जो HCF है, HCF हम जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो HCF बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? देखो, दो जो है इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 तीनों में है, तो 3 जो है वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। अब इसकी न्यूनतम घात देखो, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ पे भी 3 की घात 1, यहाँ पे भी 3 की घात 1। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? 3 की घात 1 ही आ जाएगा। मतलब 3 की घात 1 का मतलब क्या समझे? 3। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 3। फिर यदि हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम हम जानते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो एलसीएम बराबर, अब भाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखो, एक तो 2 है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की अधिकतम घात है 2। फिर एक 3 है, तो 3 की अधिकतम घात 1 ही है। फिर 2 या 5 है, देखो 5 की अधिकतम घात 1 है। 7 है, 7 की अधिकतम घात भी 1 है। इनके अलावा और दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इनका जो गुणनफल होगा वही इन तीनों संख्याओं का क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो इनको गुणा कर देंगे तो एलसीएम बराबर, ये तो हमारे पास 4 आया, और ये 3, और ये 7 पंजे 35, इसको लिखा मैंने। या फिर 4 तिया 12 गुणा 35। तो एलसीएम आपके पास आया, देखो, 35 दूनी 70, और 35 एकम 35, और 7 42, 420। 420 तो एलसीएम, और एचसीएफ कितना? 3। क्लियर है? अब हम इसके सेकंड की बात करें, देखो सेकंड क्या है आपके पास? 17। तो 17 के तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 17 अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 17 गुणा 1 आ जाएगा, क्योंकि 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। और जो 23 है, 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 गुणा 1 आ जाएगा। और फिर तीसरी संख्या है 92। तो 92 भी हमने किया था थोड़ी देर पहले, देखो 2 गुणा 2 गुणा 23, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। तो ये 92 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम क्या जानते हैं एचसीएफ के लिए? एचसीएफ के लिए जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, 17 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 23 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है 23, तो 23 भी नहीं है। तो केवल इसमें है। तो तीनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, पर आप मन की आंखों से देखोगे तो एक जो है वो तीनों में दिखाई देगा। एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा? 1। मतलब इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और यदि हम एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम हम क्या जानते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, एक तो 17 है, एक 23 है, और एक 2। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात 17 है। 17 की घात 1 है, देखो। फिर 23, 23 की घात भी 1 है, अधिकतम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 23। और 2, 2 इसमें 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो। तो ये 4 है, तो 34, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68।
और या फिर 23 गुणा 4 92, ऐसे कर दो। देखो 17 गुणा और ये 23 गुणा 4 कितना जाएगा 92। और अब इन दोनों को और गुणा करवा दोगे आप, तो 17 दूनी 34, ये 3, 17 नामा 153, 153 और 3 156। तो 1564 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जो एलसीएम होगा कौन कौन सी संख्या होगा, 17, 23 और 92, वो कितना आ जाएगा आपके पास 1564। अब और यदि हम थर्ड की ओर बात करें, तो थर्ड की बात करें, जो 8 है, 8 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 × 2 × 2, या फिर इसको लिख दिया 2 का होल क्यूब। और फिर 9 की बात करें तो ये 3 × 3, मतलब 3 का स्क्वायर। और यदि 25 की बात करें तो 5 × 5, मतलब 5 का स्क्वायर। अब यदि हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ हम क्या जानते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको क्या दिख रहा है इनमें, जो तीनों में है, तो दो इसमें है और किसी में है ही नहीं, तीनों में कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जब कॉमन कुछ नहीं दिख रहा हो तब कॉमन होता क्या है, एक। तो इनका एचसीएफ क्या आया, एक। और यदि हम एलसीएम की बात करें कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 8 × 9 × 25। तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा, देखो 8 × 25 तो एलसीएम बराबर, ये 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। तो एलसीएम जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1800। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 306 और 657 का एचसीएफ जो है वो आपको 9 दिया हुआ है, और 306 और 657 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। कि आपको ये दो संख्याएं दी हुई है 306 और 657, इनका एचसीएफ तो आपको दिया हुआ है 9, और इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए गुणा बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हम जानते हैं, देखो इसी से आ जाएगा। एचसीएफ तो आपके पास कितना है, 9। तो एचसीएफ है आपके पास 9। एक संख्या ए जो है वो आपके पास है 306, और संख्या बी जो है वो आपके पास है 657। तो इसमें रख दो। देखो एचसीएफ तो कितना है, 9 गुणा एलसीएम हमारे पास है नहीं, एलसीएम हमें पता करना है, बराबर दो संख्याएं कौन कौन सी, 306 × 657। तो 9 इधर गुणा में है, तो इधर आते आते किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखो तो एलसीएम जो होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 306 × 657 डिवाइड बाई 9। 9 का भाग दे दो, देखो इसमें भाग चल जाएगा, 9 × 3 = 27, और फिर 3 × 0 = 9 × 36। अब इन दोनों को गुणा कर दोगे, देखो 657 गुणा 34, तो गुणा यदि आप करते हो तो 7 × 4 = 28, 5 × 4 = 20 और 2 22, 6 × 4 = 24 और 2 26, गुणा 7 × 21, 5 × 15 और 2 17, 6 × 18 और 1 19। तो ये 8, ये 3, 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12, और 1 और 1 2, 22,338। तो जो एलसीएम होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 22,338। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसे कह रहा है कि भाई n का कोई ऐसा मान प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, एक से स्टार्ट होने वाली धनात्मक पूर्ण संख्याएं, मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये सब के सब क्या है, प्राकृत संख्याएं है। तो इन प्राकृत संख्याओं में n का कोई भी यदि मान ले तो 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त हो, मतलब 6 की घात n अब ये 0 पर समाप्त हो n के किसी भी मान के लिए। तो यदि हम रख कर देखें, देखो n बराबर 1 यदि रखें तो 6 की घात 1 तो कितना आया 6, n बराबर यदि आप 2 रखते हो तो 6 का स्क्वायर कितना आया 6 गुणा 6 कितना 36, और यदि n बराबर आप 3 रखते हो तो 6 का क्यूब मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 36 गुणा 6 तो कितना आ जाएगा 216। तो 0 पर तो कभी ये खत्म ही नहीं हो रही। तो 0 पर खत्म होने का फंडा क्या है कि यदि किसी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 भी हो और 5 भी हो। भाई 0 पर खत्म होने का मतलब कि जैसे कहीं ना कहीं जाके ये 60 इस तरह से कुछ बने, तो 0 पर खत्म होने का मतलब ये है, मतलब 6 गुणा 10 की बात करें और 10 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम करें तो 2 गुणा 5। तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 भी होगा और 5 भी होगा, तभी वो 0 पर खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो यदि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों है तो ये 0 पर खत्म हो सकती है, अदरवाइज 0 पर खत्म नहीं होगी। तो यदि हम बात करें 6 की घात n, तो इसको यदि मैं लिखूं 6 को 2 गुणा 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 और 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 है और 5 नहीं है। तो 2 के साथ यदि 5 नहीं होगा तो फिर वो 0 पर खत्म नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 6 की घात n n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 भी होने चाहिए और 5 भी होने चाहिए, दोनों होंगे तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 0 पर कभी खत्म नहीं होगी। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या एक तो संख्या होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एक के अलावा कोई दूसरा, मतलब अभाज्य संख्या कौन सी होती है जो या तो एक से विभाजित होती है या फिर खुद से विभाजित होती है। तो और भाज्य संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है तो उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम यदि बात करें, देखो ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 की, तो इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या 7 गुणा 11 प्लस 1, या 13 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78। तो ये संख्या क्या है 13 गुणा 78। अब देखो
ये तो 13 से भी विभाजित हो रही है, ये तो 2 से भी विभाजित हो रही है क्योंकि 78 है। तो ये मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं कि जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर इनको गुणा करने से जो संख्या है उससे विभाजित हो। तो ये तो 13 का भी भाग चल जाएगा, देखो 13 से ये 13 कट जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 78 में 2 का भाग भी चल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि संख्या 13 से भी, एक लिख दो, 13 भी लिख दो, 2 भी लिख दो, दोनों भी लिख सकते हैं। 13 व 2 दोनों से, या फिर अकेले 13 ही लिख दो, हमें तो एक पॉइंट चाहिए बस। संख्या 13 से भी विभाजित होती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर है? और ऐसे ही हम इसका सेकंड भी देखें तो सेकंड क्या है, देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो दोनों में से देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भाई 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ क्या बचा प्लस का, 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। भाई 5 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 5 बचेगा नहीं, फिर दो तो ये बच जाएंगे, बाकी ये बच जाएंगे। और प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 1। कॉमन लेना मतलब भाग देना, कॉमन लिया मतलब आप इसे डिवाइड कर दो, देखो 5 का भाग दे दो तो यहाँ से 5 कट जाएगा तो ये बच जाएगा। और यहाँ 5 का भाग दोगे, 5 एकम 5। कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो अब देखो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी तो फिर ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो लिख देंगे क्या, संख्या 5 से विभाजित होती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो आ गया समझ में? बोलो जय श्री राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक बच्ची है सोनिया, जो एक पूरा चक्कर जो है वो कितने मिनट में करती है, 18 मिनट में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो और इसी को एक चक्कर लगाने में लड़का लड़का वैसे ही लड़कियों से तेज दौड़ते हैं लड़के। तो ये जो रवि है वो एक पूरा चक्कर कितने मिनट में क्लियर कर लेता है, 12 मिनट में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों एक साथ यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वापस कितने कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो सोनिया तो 18 मिनट में चक्कर कर रही है और रवि जो है वो 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 18 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा, देखो। तो मतलब इन दोनों सिचुएशन में 18 से ज्यादा लगेगा। तो हमें क्या निकालना चाहिए,
एलसीएम निकालना चाहिए। देखो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लोगे, वही आपका आंसर। भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर पाए, जो दोनों से विभाजित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो 12 तथा 18 का एलसीएम ये हमें ज्ञात करना है। कैसे पता चला कि एलसीएम ज्ञात करना है? देखो जो रवि है वो एक पूरा चक्कर कितने टाइम में कर देता है, 12 मिनट में कर देता है। सोनिया जो है वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर देती है, 18 मिनट में पूरा कर देती है। तो जैसे देखो, यदि मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ये सोनिया दौड़ रही है और ये रवि भी दौड़ रहा है, ठीक है। तो यदि सोनिया एक पूरा राउंड 18 मिनट में क्लियर करेगी, इतने में रवि कहाँ होगा, रवि ने तो 12 मिनट में क्लियर कर दिया। जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि एक पूरा चक्कर करके यहाँ पर आ जाएगा, आधा आगे और भाग दौड़ जाएगा, आगे और भाग जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरे राउंड में ये दोनों एक दूसरे को यहीं पर मिलेंगे, इसी पॉइंट पर। कैसे कि भाई वो एक चक्कर करेगी और ये 1.5 चक्कर करेगा, इसके तो रवि के तो 3 चक्कर हो जाएंगे और सोनिया के 2 चक्कर हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए 12 को हम क्या लिखें, 12 को लिख दें 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। और 18 को हम क्या लिखें, 18 को हम लिख दें देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। तो अब इनके एलसीएम हम जानते क्या है, एलसीएम अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर गुणा 3 की घात 1, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड है 2, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ये 2। और 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 का स्क्वायर, 3 की भी अधिकतम यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो एलसीएम बराबर ये 4 गुणा 9, और 9 चौक 36। तो दोनों कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद जो है वो दोनों मिल जाएंगे। तो लिख देंगे 36 मिनट बाद रवि व सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.2 है उसके बारे में हम सीखेंगे कि, और उदाहरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।